भारत और चीन के बीच में जारी तनातनी के बीच जो खबर आई कुछ दिनों पहले कि स्पेशल फ्रंटियर्स फोर्स वहां पे लद्दाख में फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया गया क्योंकि नीमा तेंजिन जो कि एक तिब्बती सोल्जर हैं, उनकी जान गई। कहा गया कि एक लैंडमाइन पर जो है उनका पांव पड़ गया। और ये लद्दाख के आप सदर्न पैंगोंगसो की हम बात कर रहे हैं। इस फ्यूनरल में उनकी अंतिम विदाई में शिरकत करने के लिए खुद जो बीजेपी के सांसद हैं लद्दाख से, जामयांग सेरिंग नामग्याल, और साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता राम माधव भी वहां पर मौजूद थे। बाद में हालांकि राम माधव ने जो ट्वीट पर इस बात का जिक्र किया था, उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया था। लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को आखिर कैसे रीड इन किया जाए, इसका महत्व क्या है, और आगे जो है भारत चीन संबंधों में आखिर ये किस तरह की भूमिका निभा सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमिताभ माथुर साहब। आप रॉ के सीनियर वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, साथ ही साथ गृह मंत्रालय की तरफ से तिब्बती मामलों पर एक लंबे वक्त तक आप एडवाइजर भी रहे। बहुत शुक्रिया आपका माथुर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो अगर मैं शुरुआत कर सकूं कि इस बात का तो लोगों को आप खैर इल्म है कि 1962 में जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया गया। थोड़ा सा अगर आप बता सके हमें कि ये क्या वजह रही कि ज्यादातर इसे जो है सीक्रेटिव फोर्स के तौर पर ही देखा गया, इसी वजह से इसके बारे में बातें नहीं होती थी, और इसके गठन के पीछे क्या मकसद था? देखिए, कि इसके बारे में बात नहीं होती थी का ये मतलब नहीं कि इसको कोई रैप्स में रखा गया है या कुछ, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं बताया। और ये सिर्फ सेंट्रल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का ही नहीं, कोई भी आर्मी अपने क्रैक ट्रूप्स के बारे में ज्यादा जानकारी देती नहीं है। और ये सन 62 से चल रहा है, जबकि एक दूसरे की फोर्सेस के बारे में जानना एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का एक खेल होता था। आज की तरह नहीं, जहां आपके टेलीफोनिक इंटरसेप्शन है, कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन है, एरियल इंटेलिजेंस है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई वजह नहीं थी स्पेशली कि इसके बारे में कुछ ना कहा जाए। और जो भी इस चीज के जानकार थे विभिन्न सरकार के विभिन्न अंगों में, उन्हें इसका इल्म था। और जैसा कि अब व्यापक हो गया है कि इनका एक बांग्लादेश वॉर 71 में भी एक रोल रहा, बाद में कहा जा रहा है कारगिल में भी एक रोल रहा। तो टाइम टू टाइम ये यूज हुए, तो जब अगर जमीन पे यूज हुए तो इनका कोई सीक्रेट तो इनकी रही नहीं। और ऐसा है कि कुछ चीजों के बारे में ज्यादा बोलना भी मैं सोचता हूँ कि ठीक नहीं होता। सर, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि हालांकि ये ज्यादा सीक्रेट नहीं था, लेकिन इसके पहले भी दूसरे वॉर्स में या कॉन्फ्लिक्ट्स में इनका इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसा जो इस बार किया गया कि इनकी विदाई में जो लद्दाखी शामिल थे, जो टिबेटन्स इन एग्जाइल हैं वो शामिल हैं, भारत सरकार की तरफ से एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे थे राम माधव, और साथ ही साथ उनके सांसद भी। तो ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है क्या? इसकी टाइमिंग को आप कैसे देखेंगे एक ऐसे वक्त में जब एलएसी पर इतने जो है हालात इतने गंभीर बने हुए हैं, और भारत की मतलब 1962 के बाद से वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस जो है इस वक्त भारत के सामने मुंह बाहें खड़ा है? देखिए, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। एक तो जितनी बार भी एसएफएफ का यूज हुआ है, जैसे कि अखबारों में आ रहा है, वो कोई चाइना सेक्टर में नहीं हुआ। और चाइना सेक्टर में होने की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस यूं हो जाती है कि इसके अंदर टिबेटन ट्रूप्स हैं। और जो अभी चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, जो हमारी फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, वो पुराने इंडो टिबेट बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं। तो इसका वहां होना एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनके सामने उनका पूरा अपना देश है, जहां से वो निकल के शरणार्थी भर के बन के इंडिया में आए हैं। जाहिर है कि एक एमपी का और राम माधव जी का वहां पे होना एक इम्पोर्टेंट चीज है, और मेरे ख्याल से एक सिग्नल देता है। एक सिग्नल देता है कि भारत के पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो टेबल पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। सर, लेकिन ये तिब्बती शरणार्थी हैं, ये भारतीय नागरिक नहीं हैं। इनका एक अपना फोर्स में मौजूद होना, क्या इसके इंटरनेशनल रामिफिकेशंस भी हैं?
ये सोचना पड़ेगा, आखिर हमारे यहाँ तो नेपाली भी तो हैं हमारे आर्मी में, वो भी इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं। तो एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली इसको यूं नहीं देख सकते जैसे कि पाकिस्तान ने खड़े कर रखे हैं हिजबुल मुजाहिदीन या दूसरी तरह के मिलिशिया। ये मिलिशियाज नहीं है, ये एक दायरे में काम करती हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्ट्रक्चर में है, ये आंसरेबल हैं, ये मिलिट्री डिसिप्लिन में है। तो ये कोई मेरे ख्याल से इसका कोई इंटरनेशनल उस तरह का मतलब निकालना मेरे समझ में सही नहीं होगा। सर लेकिन क्योंकि भारत की जो नीति रही है चीन को लेकर, जो हम चीन की सॉवरेंटी ऑन तिब्बत हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हम वन चाइना पॉलिसी को जो है भारत मानता रहा है। ऐसे में इस तरह से जब तिब्बत का क्योंकि और दूसरी बात ये भी कहते रहे हैं कि जहां तक दलाई लामा की प्रेजेंस का मौजूदगी का सवाल है भारत में, वो एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस है, उसकी कल्चरल रामिफिकेशंस है, उसकी कोई सियासी डोर मौजूद नहीं है। तो इससे क्या आपको लगता है इसका ये एसएफएफ के इस्तेमाल का जो जो खबर आई है, चीन से क्या फीडबैक मिल रहा है, खास करके तिब्बत में क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या वहां सुगबुगाहट है? क्या वहां पे गुस्से की लहर ज्यादा नजर आएगी बीजिंग में इस एसएफएफ के इस्तेमाल के खबर के बाद? देखिए, चीन में तिब्बत में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है या क्या वहाँ पे रिएक्शन हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ है तिब्बतियों के ऊपर, उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। लेकिन जाहिर है कि तिब्बत में आज चीन फोर्सिबली बैठा है 1959 से, जबकि दलाई लामा और करीबन 1 लाख तिब्बती शरणार्थी इंडिया में आए। तब से आज तक तिब्बत पे जो रिप्रेसिव मेजर्स चीन ने लगाए उसमें कभी अभी तक कोई ढील नहीं हुई। तो जाहिर है ये दर्शाता है कि चीन को अभी भी ये लगता है कि यहाँ पे कभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपको याद होगा 2008 में ओलंपिक्स के पहले वहां पे बहुत वाइड स्प्रेड दंगे हुए, उपद्रव हुए। करीब 250 तिब्बतियों ने सेल्फ इमोलेशन किया है ये मांग करते हुए कि दलाई लामा वापस आए। तो मेरे समझ में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पर्कुलेट करेगी तो इस रेस्टिव रीजन में जरूर जो टिबेटन्स विद इन टिबेट हैं उनको एक उत्साह मिलेगा, उनको एक नई एनर्जी मिलेगी। अब ये देखने की बात है कि ये हमारे तिब्बतियों के या चीन के इंटरेस्ट में है कि वायलेंट हो या नॉन वायलेंट रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन जाहिर है इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। इससे चीन कितना घबराएगा या चीन कितना इससे इफेक्ट होगा वो कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक सिग्नल से ये पर्याप्त नहीं है। सर एक फॉलोअप जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि अभी जैसा आपने एक सफाई दी और ये जरूरी हो जाता है कि आप इन बातों को थोड़ा और साफगोई से कहें, क्योंकि एक धड़ा है जो सवाल पूछ रहा है कि भाई ये तो आपने मिलिशिया, जो आपने कहा कि मिलिशिया नहीं है क्योंकि एक फौज के अंदर का हिस्सा है, अनुशासित है, लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई अगर कोई भारतीय शरणार्थी किसी और देश में जाकर वहां की सेना का हिस्सा बनते हैं और अगर इस तरह के हालात बनते हैं, युद्ध की स्थिति, क्या ये दूसरे देश की संप्रभुता पर हमले का सवाल उठता है यहाँ पर? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। और अगर कोई भारतीय किसी और देश में जाके इस तरह से कोई फौज में शरीक होता है तो वो तो उस देश की देखने की बात है, उसमें हमारा कोई लेना नहीं। राइट। तो सर यहाँ पर आगे जो है तिब्बत जो जहां तक तिब्बत की भूमिका है भारत चीन संबंधों में, खास करके जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने जिस तरीके से जो लॉपसांग सांगे को इनवाइट किया अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में, शुरुआती रूप में एक हाइज नजर आए, उसके बाद लगा कि नहीं, थोड़ा सा सरकार जो है खुद को डिस्टेंस कर रही है, खास करके जब इनफॉर्मल समिट्स का दौर शुरू हुआ नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के बीच में, कुछ सर्कुलर्स जारी कर दिए गए कि भाई धर्मशाला में जब 60 साल का एनिवर्सरी हो रहा है दलाई लामा के भारत आने का, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा सरकारी नुमाइंदे शामिल ना हो। क्या कोई क्लैरिटी है इस वक्त गवर्नमेंट की तिब्बत पॉलिसी पर, या आपको थोड़ा सा बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट्स जो है बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, आप सही कह रही हैं, कोई क्लैरिटी मुझे नजर नहीं आ रही है। और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट जो है ये सभी को कंफ्यूज करता है, ये चीन को भी कंफ्यूज करता है और सबसे ज्यादा टिबेटन्स को कंफ्यूज करता है। आपने सही कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की स्वेरिंग इन हुई तो लोपसांग सांगे ही नहीं, दोलमा ग्यारी जो उस वक्त कालोन होम थी, उन्हें भी इनवाइट किया गया।
उसके बाद में शी जिनपिंग आए। शी जिनपिंग आने से पहले एक पेमा खांडू ने भी, वो अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने भी, उन्होंने जो रेफरेंस दिया था, कहा कि हम तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं 2017 में, हम चीन के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो यानी कि आप तिब्बत की जो है बात कर रहे थे इंस्टेड ऑफ चीन। मैं वही आपको बता रहा था कि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड जो हुआ, शी जिनपिंग जब आए 2014 में आए शायद, या कब आए पहले, तो उसके हाँ। पहले दलाई लामा की प्रधानमंत्री से भी भेंट हुई। हम्म। और फिर उसके बाद में, क्योंकि तिब्बत पे जो भी हम देखते हैं वो चाइना के पृष्ठभूमि के रिलेशंस की पृष्ठभूमि में होता है, हम्म। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का दायरा चलता रहा। आपको याद होगा 2016 में करमापा को अरुणाचल की विजिट करी, मैं साथ था उनके। 2017 में दलाई लामा अरुणाचल गए। उसके बाद में ये सर्कुलर इश्यू हो गया कि इनकी जो 60th एनिवर्सरी थैंक यू इंडिया का प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा शरीक ना हो। सर्कुलर होने के बाद में सरकार को लगा कि ये तो गलत हो गया, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए राम माधव, महेश शर्मा, किरण रिजिजू, ऑल पार्टी का डेलीगेशन वहाँ चला गया। फिर दलाई लामा को जम्मू यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में इनवाइट कर लिया। तो ये सरकार ने जो है, अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब ऐसा लग रहा है, जो कि संदेश जिस मिलिट्री ऑनर्स के साथ फ्यूनरल से जाता है, कि तिब्बत के इश्यू पे जो कि हम चुप रहते थे ताकि एक वो इरिटेंट ना बने इंडो चाइना रिलेशंस के अंदर। और वो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि एक इरिटेंट रिलेशंस को इम्प्रूव होने में बाधा पहुंचाए। वो मेरे ख्याल से अब एक चेंज आ गया है। आगे देखने की बात है कि इसको फॉलो अप हम किस तरह करते हैं। सर, लेकिन इसमें भी अभी मैं लेख देख रही थी पूर्व विदेश सचिव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रहे श्याम शरण का। उनका हालांकि एक अलग टेक है। उनका कहना है कि आप ये एक हाई स्टेक्स गेम है चीन के साथ में, और चाइना जो है वो आपसे ज्यादा माइटी है। जब इस तरह के आप एसएफएफ का इस्तेमाल करते हैं, या आप एक तिब्बत कार्ड को लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो है भारत के लिए जोखिम ज्यादा है, और ये सही नहीं होगा। आपकी सोच क्या है उस पर? देखिए, मैं कुछ हद तक उनके साथ सहमत हूँ। और सहमत यूं हूं कि मेरे ख्याल से श्याम शरण जी के आर्टिकल का बेसिक मैसेज ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक वेल थॉट आउट पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सोच के आप आगे बढ़ें। ये जो एसएफएफ का यूज है इस उम्मीद में कि तिब्बत में तिब्बती इससे कुछ उत्साहित होंगे या चीन घबरा जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी होनी चाहिए। जहां तक चीन के साथ हमारा ये जो टेंशन चल रहा है, तो जाहिर है कि चीन के पास में जो पावर, इकोनॉमिक मिलिट्री पावर है, हमसे कहीं ज्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी मिलिट्री उनसे कोई स्टेज पे कोई कम पड़ेगी, बल्कि भारी पड़ेगी। तो मेरी समझ में श्याम शरण जी ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये काफी नहीं है, इसके बाद में भी कुछ फॉलो अप एक्शंस करने पड़ेंगे। क्योंकि ये और वो फॉलो अप एक्शंस मेरी नज़र में ये हो सकते हैं कि पहली बात तो एक क्लियर सिग्नल जाए कि दलाई लामा का रीइंकार्नेशन जो है, जो दलाई लामा की विशेष होंगी, हम उसको ऑनर करें। आपको पता होगा कि चीन ने इस पे एक स्टेटमेंट दे रखा है, उनका डिक्लेरेशन है कि एक आर्टिकल के थ्रू वो डिसाइड करेंगे कि अगला दलाई लामा कौन होगा। तो ये जो है स्ट्रगल टू चूज दलाई लामा's reincarnation is actually struggle for leadership of the Tibetan. Okay. इस पे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में टिबेट सपोर्ट बिल पास हो चुका, और कई जगह लोगों ने ये कह दिया है कि रीइंकार्नेशन ऑफ दलाई लामा दलाई लामा's बिजनेस। ये संदेश क्या देता है कि 14वें दलाई लामा के बाद भी भारत का समर्थन तिब्बतियों को जारी रहेगा। एक 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 एंजाइटी है टिबेटन्स के माइंड में, जो कि दूर हो जाएगी। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारा सपोर्ट उनको इंटरनेशनल कैंपेन फॉर टिबेट को जारी रहेगा, बल्कि और मजबूत होगा। तीसरा, रिकग्नाइजिंग द टिबेटन स्ट्रगल एज अ सिविलाइजेशनल वन, क्योंकि इसमें इंस्पिरेशन जो टिबेटन्स को विद इन टिबेट है वो अपने रिलीजियस लीडर से आ रहा है। तिब्बत की स्ट्रगल तिब्बत के अंदर
पॉलिटिकल नहीं है, वो चीन से अलग नहीं होना चाह रहे, वो सिर्फ अपने यूनिक आइडेंटिटी, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज के बचाव के लिए वो लड़ रहे हैं। राइट। तो रिलीजियस लीडर्स जो हैं उनको एक पेज पे भारत को लाने की आवश्यकता है। अगर ये स्टेप्स हम लेंगे तो ये थोड़ा मीनिंगफुल होता है। लेकिन सिर्फ एक टिबेटन के को मिलिट्री ऑनर्स के साथ क्रिमेट करना या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का वहां होना ये काफी नहीं। सर, तो आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। रह रहकर आवाजें उठती हैं कि दलाई लामा जी को जो है भारत रत्न से नवाजा जाए। इस पर आपको आपकी राय क्या है और इस पर क्या सरकार को एक फैसला करना चाहिए? देखिए, मेरी समझ में तो दलाई लामा जी को आज से पहले कभी भी भारत रत्न दे देना चाहिए। उनकी प्रेजेंस से भारत ने गेन ही किया है और भारत की प्राचीन सभ्यता के उनसे बेहतर एम्बेसडर मेरे ख्याल से आज की तारीख में कोई नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है ये आवाजें उठ रही हैं, ये इस कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए कि इनको दे के हम चीन को फिर चिढ़ा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये दलाई लामा जी की जो शख्सियत है उनके लिए एक इंसल्टिंग सा होगा कि ही इज बीइंग यूज्ड एज अ कार्ड टू इज अ चाइनीज। वी हैव टू ऑनर हिम फॉर व्हाट ही इज। राइट। ये है मेरा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपको क्या लग रहा है? आपने अमेरिका का जिक्र किया, वहां के निचली सदन का जिक्र किया। ब्रिटेन में भी एक डिबेट चल रही है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन इसके पहले अब तक जो है सुजरैनिटी शब्द का इस्तेमाल करता था जहां तक चीन और तिब्बत के कंट्रोल का शब्द है। 2008 में उसे बदलकर सॉवरेंटी या संप्रभुता के शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। क्या आपको लगता है यहाँ पर अगर ब्रिटेन भी अपनी पॉलिसी को बदलता है तिब्बत को लेकर, क्या रवैया क्या होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के मुल्कों का? देखिए, ये तो क्लियर है कि जैसे जैसे चीन की इकोनॉमिक पावर बढ़ी है और इंटरनेशनल क्लाउड बढ़ा है, कई देशों ने तिब्बत से हाथ खींच या दलाई लामा से हाथ खींच लिया। वो जाते हैं लेकिन जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे मिलते नहीं, क्योंकि कोई चीन को नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन पिछले 1 साल से जो यूएस और चाइना के बीच में चालू हुआ है, इकोनॉमिक वॉर है या जो भी है, चाइना को कंटेन करने की कोशिश है, जिसके तहत ये तिब्बत सपोर्ट बिल जो है लाया गया, जो सेनेट में अभी शायद है, और तो मेरे ख्याल से इसके साथ हमको जुड़ना चाहिए। राइट। इसके साथ हमें जुड़ना चाहिए। हालांकि मैं सोचता हूं कि इस मसले पे और भी कई मसलों पे यूएस कितना रिलायबल पार्टनर होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी चीन तिब्बत का इश्यू एक as one of the pawns in its overall conflict with China यूज करता है। कहीं समझौता हो जाएगा तो वो कल ड्रॉप कर दे। तो ये हमें सोच के लेकिन बढ़ना पड़ेगा आगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आज चीन के साथ में कई विषयों पे आमने सामने खड़ी है, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। राइट। और ये जरूरी हो जाता है, ये जिस टाइट रोप वॉकिंग की भी बात की जा रही है कि आप तिब्बतियों के इस लंबी लड़ाई का बैकिंग तो करें, उनको उनके समर्थन तो करें, लेकिन एक सियासी मोहरा ना बनाए तिब्बत को या दलाई लामा जी को। और जो आपने सबसे जरूरी बात कही माथुर साहब की, भारत सरकार को भी तय करना होगा कि आखिर तिब्बत नीति है क्या, और स्पष्टता उसमें जो है लाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ इस बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका स्मिता। और जो दर्शक भी हमारे साथ मेरे इस YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और साथ ही साथ सत्य हिंदी के पोर्टल्स पर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।